हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक, जो कि 9th क्लास की होगी। और इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जिसका जो टाइटल है वो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। पार्ट 1 हम पढ़ते हैं क्लास 9th में, और पार्ट 2 पढ़ेंगे हम क्लास 2nd में। ये 9th क्लास की बुक है, और इस बुक के जो चैप्टर्स हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। 2 सेक्शंस में मतलब फर्स्ट सेक्शन में जो आएंगे वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर आएंगे, जो हमारी इवेंट्स एंड प्रोसेसेस है। इसमें आप शायद देख पा रहे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन इन सेकंड चैप्टर, एंड द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये हमारा रहेगा थर्ड चैप्टर। सेक्शन सेकंड में हम पढ़ेंगे लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, जिसका फोर्थ चैप्टर होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पेट्रो पेस्टोरलिस्ट्स इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789। ये 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग की बात है, जहां से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से हमारा शुरुआत होता है किसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये एक सिटी है जो आज के टाइम पर जो हम जानते हैं पेरिस की सिटी, जो है लंदन के अंदर एक खूबसूरत सिटी है। लेकिन उस टाइम पर वो इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो नहीं होने चाहिए थी, जो हमारे आम लोगों के जो जीवन में है बहुत उथल पुथल ला के रख देती है। तो 14 जुलाई 1789 में एक र्यूमर फैला, पूरी सिटी जो पेरिस सिटी थी इसके अंदर एक र्यूमर फैला। र्यूमर क्या था कि किंग ने ऑर्डर दिया है, किसको ऑर्डर दिया है, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया है, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है कि जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन पर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया है। ओपन फायर का ऑर्डर, ये एक र्यूमर था, रियल घटना नहीं थी। क्या थी, र्यूमर थी। अब जब किसी को पता लगेगा कि ऐसी अफवाह कोई फैल रही है, ऐसी चीज कोई आ रही है जिससे हमें खतरा हो सकता है, हमारे जीवन पर खतरा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बचाव में जितने भी कार्य हम कर सकते हैं वो सब कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, उस टाइम में लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर, टाउन हॉल में। टाउन हॉल क्या है, टाउन हॉल एक पैलेस की तरह एक बिल्डिंग है, बड़ी विशालकाय बिल्डिंग थी, जिसको बोला गया है टाउन हॉल। और ये थी पेरिस के अंदर। यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे पीपल्स मिलिशिया। अब पीपल्स मिलिशिया क्या होता है, पीपल्स मिलिशिया का मतलब है जो लोग मिलिट्री की ट्रेनिंग लिए हुए हैं पर मिलिट्री में शामिल नहीं है, मिलिट्री की ट्रेनिंग तो लिए हुए हैं पर मिलिट्री में शामिल नहीं है, वो लोग जब आपस में मिलकर एक संगठन तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिशिया। ये पीपल्स मिलिशिया क्यों बनाई गई, पीपल्स मिलिशिया बनाई गई ताकि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको, ये पीपल्स मिलिशिया इन्होंने अपने फॉर्म करके इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ना शुरू किया। तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इनको लग रहा था जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है इन पर हम इनसे हमें आर्म्स मिल सकते हैं, क्योंकि लोकल पीपल तो आर्म्स रखेंगे नहीं, और जो आर्मी आ रही है उससे लड़ने के लिए लोगों को चाहिए हथियार। तो हथियार इनको कहाँ से मिल सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो हथियार रखे हुए हैं वहां से मिल सकते हैं। तो इसके सर्च में, आर्म्स के सर्च में उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। इसके बाद सेवरल हंड्रेड का ग्रुप था, मतलब कुछ हजारों लोगों का ग्रुप साथ में आया, और वो चल दिए किसकी, ईस्टर्न पार्ट, जो पेरिस सिटी है उसके ईस्टर्न पार्ट की तरफ चल दिए। और ईस्टर्न पार्ट में उनको मिलता है एक फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस प्रिजन क्या था, नाम है क्या, वेस्टल। वेस्टल था फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब एक फोर्ट था और उसके अंदर प्रिजन का भी काम किया जाता था। तो ये ईस्टर्न पार्ट में था, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में। यहाँ जाकर, यहाँ क्यों गए, क्योंकि उनको होप था, उनकी आशा थी कि यहाँ पर उनको होर्डेड एमुनेशन मिल सकते हैं। होर्डेड एमुनेशन का मतलब कि ऐसा हथियारों का गट्ठा मिल सकता है जिससे उनका काम अच्छा खासा चल सकता है। तो यहाँ पर गए, इस बेस्टल पैलेस को डिमोलिश किया। डिमोलिश करने से पहले लड़ाई हुई लोगों के बीच में, और वहां पे जो कमांडर था, जो राजा के अंडर जो कमांडर वर्क करता था,
वो था, तो उसको मार दिया गया। उसको मारने के बाद कुछ जो प्रिजनर्स थे बेस्टिल पैलेस में, उनको रिलीज किया गया। हालांकि वो थे केवल 7, इन 7 नंबर थे। इनको रिलीज किया। इनको रिलीज करने के बाद जो बेस्टिल पैलेस था उसको तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। तोड़ा क्यों गया? क्योंकि इनको लग रहा था कि डेप इनको ये जो प्रतीक था, ये किसका प्रतीक था? बेस्टिल पैलेस डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, किंग की ऐसी ताकत का एक प्रतीक था जो कि दर्शाता था कि पावर जो है अनलिमिटेड की गई है। अनलिमिटेड का मतलब किसी की पावर अगर कोई अनलिमिटेड दिखाता है, अनलिमिटेड का मतलब जो वहां की प्रजा है उस पर जैसे मन चाहे वैसे राज करने की कोशिश कर रहा है, उनको क्या दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत नहीं हो रही है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से वहां के लोग इससे बहुत ही ज्यादा नाराज थे और इनको मौका मिल गया इसको खत्म करने का। तो इस बिल्डिंग को उन्होंने क्या किया? डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश करने के बाद इसके जो फ्रेगमेंट्स थे, वेस्टल पैलेस के जो फ्रेगमेंट्स थे वो मार्केट में बेचे गए। मार्केट में क्यों बेचे गए? एज ए सोवनेर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो भी इसका फ्रेगमेंट था उसको सोवनेर के तौर पे लोगों को दिया गया। सोवनेर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को ऐसे रखते हैं कि हमारे आने वाले टाइम पर वो एक प्रतीक, एक चिन्ह का काम करे। तो चिन्ह का काम क्या करेगा भैया? कुछ सालों पहले हमने कोई ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम याद करेंगे कि हाँ, हमने अपने लिए कोई ऐसा काम किया था। तो सोवनेर की तरह इसके फ्रेगमेंट्स को रखा गया ताकि आने वाले टाइम में जो जनरेशन होंगी वो याद कर सकें, वो जान सकें कि हमने अपनी आज़ादी के लिए क्या क्या यूज, क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। राइटिंग मतलब होता है जो दंगा वगैरह होता है, जो लोगों का जब लोग भड़क जाते हैं तो जो दंगा करते हैं, दंगे दंगे स्टार्ट हुए कहाँ पे? एक तो पेरिस में तो हो ही रहे थे, पेरिस में लगातार वो दंगे चल रहे थे। पेरिस के साथ साथ कंट्री साइड मतलब कि जो पेरिस था, पेरिस के आसपास की जो जगह थी, जो आज जैसे हमारा कोई भी शहर है, हमारे शहर के आसपास का जो एरिया होता है वो गांव में बटा होता है। तो वैसे ही जो पेरिस सिटी था, पेरिस के आसपास का जो कंट्री साइड था, जो गांव वाला क्षेत्र था, जो आसपास का क्षेत्र था, वहां भी ये दंगे लगातार हो रहे थे। इसके रिजल्ट में और क्या निकल के आया? क्योंकि जो भी घटनाएं हम पढ़ रहे हैं वो कोई 1-2 दिन की इवेंट तो होगा नहीं, वो कुछ सालों का इवेंट बना होगा, कुछ सालों की ऐसी घटनाएं रही होंगी जिसकी वजह से ये हमें शुरुआत देखने को मिलती है। तो उसके पीछे एक कारण था क्या? हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का लगातार प्राइस में बढ़ना, मतलब जो भी ब्रेड मिल रही थी, जैसे हमारे यहाँ हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में जो फूड कंजम्पशन है वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा व्हीट को कंज्यूम करते हैं और या फिर राइस का। ये दो चीजें हमारे इंडिया में ज्यादा चलती हैं। वैसे ही पेरिस में उस समय की जो नीड थी फूड की वो क्या थी? ब्रेड थी। और ब्रेड के प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब कोई ऐसी चीज की प्राइस बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास उतनी इनकम नहीं है कि हम उसको खरीद पाए, तो हमारे जीवन पे आंच आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो भी हमारे ऊपर अथॉरिटी है हम उसकी अपोज करेंगे ताकि वो हमारी हेल्प करे इस चीज में, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ? प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। किसकी वजह से? जो ब्रेड के हाई प्राइस लगातार बढ़ रहे थे। दिस रिवॉल्यूशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। जो ये जो हमने पढ़ा अभी तक, जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है वो कोई 1-2 दिन की घटना नहीं थी, वो लगातार क्या थी? कुछ पीछे इवेंट्स होते चले आ रहे थे, इस वजह से वो चीज देखी गई। ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी, इसके बाद जो फ्रेंच, ये तो हमारी बिगनिंग थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत जो थी वो ये थी। हमने अभी जो पढ़ा वो एक केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लेकिन आने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया क्यों, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे रीजंस क्या थे, वो अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं जो फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700
100 टू 1800, 18 सेंचुरी का मतलब है 1700 टू 1800 का टाइम पीरियड। अब लेट का मतलब हो गया जब तक हम 50 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अप टू 50 ईयर्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, 17, 50 एंड 1800 इससे अब। तो ये जो पार्ट होगा वो अर्ली पीरियड होगा, और बाद का जो 1750 से 1800 तक का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, लेट 18 सेंचुरी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1789 की बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, लेट 18 सेंचुरी में आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो फ्रांस में किस तरीके से बटी हुई थी। 1774 में क्या होता है, 1774 में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना होती है। वो घटना क्या थी, वो घटना थी कि लुइस 16 जो बारवन फैमिली का किंग था, बारवन फैमिली से एक सक्सेसर था, जो उत्तराधिकारी था बारवन फैमिली का, उसको राजा बनाया जाता है, जिसका नाम है लुइस 16। ये 20 साल की उम्र में शादी करता है, किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का नाम क्या था, मैरी एंटने। मैरी एंटने जिसका नाम था, वो थी प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन, जिससे शादी करता है बारबन फैमिली का लुइस 16 राजा। जब ये राजा बनता है तो इसने देखा कि जो फैमिली थी, जैसे राजा रजवाड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐशो आराम में पैसे खर्च करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर प्रजा भी वर्क करती है, प्रजा भी रहती है, उनके लिए भी काम करना होता है ना। लेकिन राजाओं के पास क्योंकि एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, कि कंप्लीट पूर्ण पूर्ण तरीके से जो पावर मिल जाती है उनको, तो फिर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसका गलत तरीके से। जैसे हम अपने अगर देश में देखना चाहेंगे तो क्या देखेंगे, हमारे यहाँ नेता नेता क्या करते हैं, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक पैरों पे पड़े हुए, इलेक्शन हो गए उसके बाद क्या करेंगे, लताड़ना शुरू कर देते हैं, किसको, जनता को। वही यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली कि जो राजा था उसको ट्रेजरी खाली मिली, क्योंकि इससे पहले जो राजा रहे होंगे उन्होंने लगातार क्या किया, अपने अपने जो उनकी क्या बोलते हैं, जो उनके पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने ऐसे खर्चे किए, ऐसे ऐसे आराम किए, जिनकी वजह से उनकी जो ट्रेजरी थी, उनके पास जो मनी था, वो एक तरीके से ड्रेन हो गया, खर्च हो गया। तो जब ये राजा बना तब 2 मिलियन का इसके ऊपर क्या था, डेट था, यानी कि कर्जा था। और क्योंकि जब ये राजा था तो राजाओं के कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे हमने बताया राजाओं के अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे बहुत ही ज़्यादा। राजाओं को ऐसा लगता है कि उनके बिना तो राज्य चलना मुश्किल है, राजाओं के हिसाब से। दूसरा कि जिसमें वो रह रहे हैं जैसे पैलेस है, तो उसके खर्चे के लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए वो मनी चाहिए। आर्मी जो उन्होंने खड़ी कर रखी है उसके लिए वो मनी चाहिए। आर्मी खड़ी कर रखी है, आर्मी में खर्चे क्या होते हैं, आर्मी जो पर्सनल हैं उनको अपने डेली रोज के लिए खर्चे चाहिए, सैलरी चाहिए, है ना, उनके खाने पीने के लिए सैलरी चाहिए, खर्चे चाहिए। तो इसकी वजह से लगातार क्या हो रहा था, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, ट्रेजरी वैसे ही नहीं थी और ऊपर से कर्जा बढ़ता चला रहा था। 2 मिलियन का खर्चा वैसे ही हो रखा था। और इसके बाद भी जो राजा बना लुइस 16, वो लगातार अलग अलग वॉर्स में इन्वॉल्व था। अलग अलग वॉर्स में मतलब, जैसे अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखेंगे तो इंडिया में क्या था कि हमने देखा कार्नाटिक वॉर, 3 कार्नाटिक वॉर्स लड़े गए थे, किसके, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। तो जब वॉर होगी तो खर्चा होगा, और खर्चा थोड़ा बहुत होता नहीं है, उसमें बहुत सारे मनी जो है वो वेस्ट हो जाती है, हमारे यूज में भी नहीं आती है, और उससे हमारी कोई इनकम भी नहीं होती है। जैसे 3 वॉर्स लड़े गए, तो 3 वॉर्स में फर्स्ट वॉर ऐसा था कार्नाटिक का, जिसमें फ्रांस के लोग जीत जाते हैं, फ्रांस की जो तरफ से जो कंपनी होती है वो जीत जाती है। लेकिन सेकंड और थर्ड वॉर दोनों ही कंपनी हार जाती है फ्रांस की, ब्रिटिशर्स से। तो इसमें जो भी खर्चा हुआ वो तो मिलेगा नहीं, ऊपर से क्योंकि ये हार गए हैं तो कुछ ना कुछ इन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था, तो ट्रेजरी लगातार क्या हो रही है, खाली हो रही है। और कार्नाटिक वॉर जो लड़े गए थे वो लड़े गए थे 1742 से 1758 तक। ये टाइम पीरियड था किसका, कार्नाटिक वॉर का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसके जो पिछले राजा थे वो पहले ही से ही कर्जे में चल रहे थे, क्यों, लगातार वॉर हो रहे थे।
अब इसके बाद जो आता है लुइस 16। लुइस 16 ने अपने अलग से अपनी खुद तो खर्चे खर्चे जो खर्चे हैं वहां के वो संभल नहीं रहे हैं। दूसरा उसने और भी जगह से, जैसे अमेरिका में जो वॉर चल रहा था, तो अमेरिका में इन्वॉल्व होने की उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स से लड़ाई करनी है इसलिए वो इन्वॉल्व हो गया तो वहां पे खर्चे बढ़ेंगे। अब इससे आगे जो है वो हम सेकंड पार्ट होगा इस क्लास का वो उसमें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।